नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। दोस्तों, आज की खबर आपके दिलों को बुरी तरह झकझोर देगी, क्योंकि जब बात अपने बच्चों की हो तब कोई भी अपने सारे दुख एक तरफ कर देता है। आज की शुरुआत होगी उन बच्चों से जो सुबह घर से निकले थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन शाम तक उनकी लाशें घर पहुंची। जरा सोचकर देखिए क्या बीती होगी उनके माँ बाप पर। लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में आग लगती है और देखते ही देखते लपटें ऊपर तक पहुंच जाती हैं। बच्चे अंदर फंस जाते हैं और कुछ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कुछ खिड़कियों से झांकते हैं, कुछ मदद के लिए चिल्लाते हैं और फिर खबर आती है कि 14 बच्चे मारे गए। 14 बच्चे। एक पल के लिए रुककर इस संख्या के बारे में सोचिए। 14 कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि 14 परिवार हैं और 14 सपने हैं। 14 माँ बाप हैं जिनकी दुनिया खत्म हो गई। सवाल यह नहीं है कि आग कैसे लगी, बल्कि सवाल यह है कि आग लगने के बाद बच्चे बच क्यों नहीं पाए। अगर फायर एग्जिट होता तो क्या इतने बच्चे मरते? अगर सुरक्षा मानकों का पालन हुआ होता तो क्या यह हादसा इतना बड़ा बनता? अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की होती तो क्या आज इतने घरों में मातम होता? हर बार यही होता है कि पहले हादसा होता है और फिर नेता पहुंचते हैं, फिर संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं और फिर जांच के आदेश दिए जाते हैं, फिर मुआवजे का ऐलान होता है और कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है जब तक अगला हादसा नहीं हो जाता। दिल्ली में होटल में आग लगी थी और लोग मारे गए थे। अस्पतालों में आग लगी तो नवजात बच्चे मारे गए। कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था तो छात्र मर गए और कुंभ में भगदड़ हुई तो लोग मारे गए। हर बार वही कहानी और हर बार वही बयान तथा हर बार वही जांच, लेकिन जवाबदेही कहीं नहीं दिखती, क्योंकि हमारे यहाँ मौतें खबर बनती हैं, जिम्मेदारी नहीं। और जब जिम्मेदारी नहीं होती तो हादसे दोहराए जाते हैं। यही वजह है कि आज एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजते समय डरती है और एक पिता कोचिंग भेजते समय डरता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि जिस इमारत में उसका बच्चा जा रहा है वह सुरक्षित भी है या नहीं। और यही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर हमारी राजनीति और हमारी व्यवस्था की प्राथमिकताएं क्या हैं। जब हादसे होते हैं तब सिस्टम जागता क्यों है और पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती, पहले जांच क्यों नहीं होती तथा पहले नियम क्यों लागू नहीं होते? और इसी सवाल से जुड़ती है दुनिया की दूसरी बड़ी खबर। हजारों किलोमीटर दूर जिस ईरान पर सालों से आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थीं, उसी ईरान के लिए अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। क्या मध्य पूर्व की यह राजनीति किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्योंकि अमेरिका ने कई प्रतिबंधों में ढील दी है। ईरान के अरबों डॉलर के जमे हुए फंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और तेल निर्यात के रास्ते भी खुले हैं। दूसरी तरफ इजराइल खुद को पहले से ज्यादा दबाव में महसूस कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी समझौता है या मध्य पूर्व में किसी नए समीकरण की आहट है? पिछले कई महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और दुनिया की निगाहें वहां लगी हुई हैं, क्योंकि वहां भी एक सवाल है जो जवाबदेही का सवाल है तथा भरोसे का सवाल है और शक्ति तथा राजनीति का सवाल है। अमेरिका वर्षों से ईरान पर प्रतिबंध लगाता रहा और उसे दुनिया के लिए खतरा बताता रहा, लेकिन अब वही अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठा है। वही अमेरिका ईरान के जमे हुए अरबों डॉलर जारी करने की बात कर रहा है और वही अमेरिका कह रहा है कि समझौते की संभावना है। सवाल यह है कि अगर ईरान इतना बड़ा खतरा था तो आज बातचीत क्यों? और अगर बातचीत ही करनी थी तो इतने वर्षों तक प्रतिबंधों और दबाव की राजनीति क्यों? अमेरिका कहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें दे रहा है और ईरान कहता है कि हमने कोई नई शर्त नहीं मानी। अमेरिका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा और ईरान कहता है कि उसका प्रबंधन हमारे हाथ में रहेगा। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी जनता को अपनी जीत की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन सच्चाई शायद कहीं बीच में छिपी है। और इसी बीच इजराइल की बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस अमेरिका पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही अमेरिका अब लेबनान पर हमले रोकने की बात कर रहा है। वही अमेरिका कह रहा है कि तनाव कम होना चाहिए और वही अमेरिका चाहता है कि बातचीत आगे बढ़े। तथा यही वजह है कि इजराइल खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। ये वही इजराइल है